देखिए, आज का थॉट पहले, समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। और बिल्कुल सही बात है। अभी आपको शायद स्कूल नहीं लग रहे तो समय का पता नहीं लग रहा है, लेकिन असल में समय अपना पता आपको जरूर बता देगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको कहता हूं, अगर आपने जिन लोगों ने मन बना लिया है कि हमें कॉमर्स के ही साथ चलना है, तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आज का काम आज ही करें, उसको कल पर न छोड़ें। क्योंकि जो लोग कल पर छोड़ते हैं तो उनके पास फिर एक ढेर सारा काम हो जाता है और फिर वो किया नहीं जा सकता। इसलिए आज का काम आज ही करें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको, लेसन हमारा चल रहा था अभी अकाउंटिंग टर्म्स, और इस के अंतर्गत हमारा आज का जो पहला टर्म है वो है डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट को हिंदी, इसका रूपांतरण है हिंदी में, इसको कटौती या छूट कह दिया जाता है। देखिए, आप लिखें डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट इज अ डिडक्शन और रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर, या परचेजर कह सकते हैं आप। डिस्काउंट इज ए डिडक्शन और रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये आगे फिर दो टाइप का होता है। देखिए, पहला इसमें टाइप आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यापारिक कटौती। ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक कटौती। लिखिए इसको भी, ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट which is given by the trader to its customer at a fixed percentage on list price और printed price, या इसको कैटलॉग प्राइस भी कह देते हैं। प्रिंटेड प्राइस ऑफ द गुड्स, फुल स्टॉप। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, देखिए, ये व्यापारी कटौती एंड ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर के बता देता हूं कि वो डिस्काउंट होता है जो वस्तु के प्रिंटेड प्राइस या उसके लिस्ट प्राइस पर परसेंटेज के रूप में एक शॉपकीपर के द्वारा अपने कस्टमर को दिया जाता है। जिस तरह से सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप शू लेने के लिए जाते हैं, तो शू पर आपका 2000 रुपीज प्रिंट होता है और शॉपकीपर आपको बोलता है कि भाई इसमें आपको 30% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। तो वो फिर आपसे क्या करता है कि 2000 का 30% यानी 600 उसमें से डिडक्ट करके आपसे 1400 रुपीज ही रिसीव करता है, और आपको बिल भी कितने का देता है, 1400 का बिल ही देता है, और अपने अकाउंट में उसको मेंटेन भी क्या करता है, 1400 ही मेंटेन करता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसके बाद आप लिखेंगे कैश डिस्काउंट। दूसरा इसका टाइप है कैश डिस्काउंट। इसको बोलते हैं नगद छूट कह दो या कटौती कह सकते हैं आप। मैंने यहां छूट लिखा है, नगद छूट। कैश डिस्काउंट लिखिए। कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट या इसको आप इमीडिएट पेमेंट भी लिख सकते हैं, फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट और immediate payment, full stop. It is always recorded in the books of accounts. ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा ही रिकॉर्ड होता है। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। जिस तरह से अगर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कोई गुड्स परचेज करता है और वो दूसरा व्यापारी जिससे यानी सेलर उसको कहता है परचेजर को कि अगर आप मुझे विद इन 1 वीक पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। ये लिस्ट प्राइस पर नहीं है, ये 5% डिस्काउंट बिलिंग प्राइस में है। यानी अगर वो विद इन 7 डेज पेमेंट करता है तो उससे वो 5% लेस पेमेंट ले लेता है।
ये जो 5% लेस पेमेंट लेता है सेलर, वो सेलर के लिए 5% उसका क्या है, एक्सपेंस है। और जो परचेजर जब देता है उसको कैश में, तो उसको कितना 5% कम देना पड़ता है। ये उसके लिए एक तरह का क्या है, इनकम है। तो यानी डिस्काउंट जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, सॉरी कैश डिस्काउंट है, वो भी दो तरह का होता है। एक तो डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो हमारा एक्सपेंस होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा वो हमारी इनकम होगी। तो स्टूडेंट्स, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये आपका डिस्काउंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नंबर 2 हमारी टर्म पे, वो है गुड्स। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है गुड्स। हिंदी में स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है माल। देखिए, पहले लिखिए, मैं शायद इसमें लिखे कि गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, इन विच बिजनेस डील्स। और गुड्स के अंतर्गत जो है, गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको शॉर्टकट में जीएसटी कह देते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखिए, इट इज द सम टोटल ऑफ all indirect taxes like sale tax, like sales tax, excise duty, VAT, VAT मतलब वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स, ETC एक्स्ट्रा, फुल स्टॉप लगाएं। इसके बाद लिखें, जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। देखिए, जो जीएसटी है, जब आप परचेज करेंगे तो आप जीएसटी पे करेंगे, और जब आप आगे सेल करेंगे अपने कस्टमर को तो आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद हम करते हैं नंबर 4 पे एंट्री। एंट्री, ENTRY, इसको हिंदी में प्रविष्टि कहा जाता है। लिखिए, व्हेन ए ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज नोन एज एंट्री। इसको एंट्री कहा जाता है। जब हम फर्स्ट टाइम जो है किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एंट्री। और उसके बाद लिखें बैड डेट्स। नंबर 5 पे आ जाए, बैड डेट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है डूबत ऋण, डूबत ऋण। लिखिए बैड डेट्स, it is the amount that has become irrecoverable, IRRECOVERABLE, irrecoverable from a debtor, full stop. It is a business loss, and it is debited to profit and loss account as an expense. इसके बाद हम आते हैं नंबर 6 पे, इंसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट को हिंदी में कहा जाता है दिवालिया। लिखिए, ए पर्सन और फर्म which is not in a position to pay its debts, debts की स्पेलिंग होगी DEBTS, is called insolvent। यानी एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी फर्म जो अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। इसके बाद लिखें नंबर 7 सोलवेंट। इसको हिंदी में कहा जाता है साहूकार। हिंदी में कहा जाता है साहूकार। लिखें, ए पर्सन और फर्म विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सोलवेंट। इज कॉल्ड सोलवेंट यानी एक ऐसा व्यक्ति या फर्म जो अपने डेट्स का भुगतान करने में बिल्कुल समर्थ हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? सोलवेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये आपकी जो 7 जो हमने टर्म्स लिखी हैं, ये 7 टर्म्स आपने नोट करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा हुआ था कि सर हमने रफ में नोट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ में नोट करें जब तक आपको नोटबुक अवेलेबल नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि आफ्टर 20 शायद आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन अवेलेबल जब तक नहीं होती है तब तक आप रफ में नोट करें और उसके बाद जो है आप उसको फेयर में भी नोट करेंगे। लेकिन साथ साथ एक बात बता देता हूं बेटे, इन चीजों को अगर आप ध्यान में कर लेंगे तो अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली है, क्योंकि ये बेसिक है सारा, क्योंकि ये इनका नाम भी पूरा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसको जाने बिना जो आप इसको सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। उम्मीद है आप बढ़िया तरीके से करेंगे। धन्यवाद।